नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं एक नया सीरीज़, एक नया प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से लेके आया हूँ, जिसमें हम 50 दिन में राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के 50 टॉपिक्स देखेंगे। तो इस सीरीज़ का नाम है 50 टॉपिक्स इन 50 डेज़, जिसमें हम हमारे वे ऑफ टीचिंग, हमारे पढ़ाने का तरीका ऐसे ही रहेगा जैसे एग्ज़ाम से पहले हम सारे दोस्त साथ बैठते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो इससे दो फ़ायदे होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज़ों को, सब टॉपिक्स को तोड़ तोड़ के समझ पाएंगे। और दूसरा प्रॉफिट मेरा रहेगा, जिसमें मैं इन सारे टॉपिक्स को और अच्छे से दोबारा पढ़ूंगा, दोबारा समझूंगा और मेरा भी रिवीजन होगा। तो आज हम जिस टॉपिक से शुरुआत करेंगे वो रहेगा लिबर्टी। लेकिन लिबर्टी को पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हम ये पढ़ें कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है और कैसे इसको जो है कि इसमें 3 पॉलिटिकल, लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस को हम उसके जो 3 मेन कॉन्सेप्ट हैं उनको 3 टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल थ्योरी और लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने का मेन रीज़न ये है कि जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके रेमेडी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिविजुअल, जो पढ़े लिखे, जो विशेष लोग हैं, वो अपने विचारों को प्रेजेंट करते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी का जो जन्म है, वो रिफ्लेक्शन, जो उसका शुरुआत होता है, वो सोक्रेट्स और सोफिस्ट ऑन पॉलिटिक्स 5th सेंचुरी BC में होता है। और प्लेटो और एरिस्टोटल ने इसको अपने राइटिंग फॉर्म में बहुत ही क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्रेजेंट भी किया है। और 1900 स्टार्टिंग में तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ा, और लेकिन 1950 में इसकी जो है कि डिक्लाइन होने लगा पॉलिटिकल थ्योरी का। लेकिन 1970 में पुनः इसने रिसर्च किया और एक राजनीति शास्त्र का एक मुख्य अंग बन के सामने आया। तो पॉलिटिकल थ्योरी का मेन पढ़ने का पर्पज़ ये है कि सामाजिक और राजनीतिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कन्फ्रंट किया जाए समाज के सामने, और इसको जो है कि इसका रेमेडी बताया जाए। तो इसको भी पढ़ने का 2 तरीका है, एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक है एम्पिरिकल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम बेसिकली जो उसके नॉर्म्स जो चलते आ रहे हैं उन्हीं को प्रेजेंट करते हैं, और जो एम्पिरिकल फॉर्म है उसमें हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान देते हैं। तो डेफिनेशंस पॉलिटिकल थ्योरी की पहले पढ़ लेते हैं, जिसमें जॉर्ज हॉलैंड सबाइन ने कहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी इज़ क्वाइट सिंपली मैन्स अटेम्प्ट टू कॉन्शियसली अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ग्रुप लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि हम ग्रुप के लाइफ के प्रॉब्लम और उसके ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉब्लम को समझने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी है। और एंड्रयू हैकर ने भी कुछ अपने जो डेफिनेशन में यही समझाया है कि वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे हम इन विच वी लिव टुडे एंड विल लिव टुमारो, इसको समझने के लिए जो है कि पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें साइंटिफिक नॉलेज को भी उन्होंने इसको जिक्र किया था। साथ में कुछ सैलिएंट फीचर अगर पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी के सैलिएंट फीचर, इसमें हम समाज के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सिटीजन के बारे में पढ़ेंगे, और पॉलिटिकल फिनोमिनन्स जो राजनीतिक घटनाएं घटती हैं उसको एवेल्युएट किया जाता है पॉलिटिकल थ्योरी में। ये एक तरीके का फिलॉसफी, साइंस और आइडियोलॉजी का मिक्सचर है, और हम इसको अन्य विषयों के साथ भी पढ़ते हैं, जैसे कि सोशल साइंस के साथ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस का मुख्य टॉपिक कार्ल मार्क्स को अगर हम पढ़ते हैं तो वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों में ही बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं। इन पॉलिटिकल थ्योरी के इन सारे सब्जेक्ट के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण रोल्स है। उसके साथ हमारा इसका मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि एक गुड सोसाइटी बनाना, एक जिम्मेदार नागरिक को प्रेजेंट करना।
तो अब पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की बारे में बात करें तो 3 बेसिक जो मेन कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस, इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल थ्योरी के लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहेंगे। तो जो लिबर्टी वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिबर से निकला है, जिसका मतलब है कि फ्री, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। तो अब जनरली हमारा क्या होता है कि लिबर्टी और फ्रीडम में हम डिफरेंस नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि लिबर्टी और फ्रीडम दोनों ही एक सेम टॉपिक या एक सेम आइडिया को प्रमोट करता है, कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही है। लेकिन लिबर्टी जो है कि वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करता है। और फ्रीडम जो है कि वो एक सब्जेक्टिव और ओपिनिएटेड आइडिया है। जैसे कि फ्रीडम का मतलब है कि हम किस तरह का टी शर्ट पहनना चाहते हैं। कई सारे लोग वीडियो बनाते हैं जिसमें वो कोट पैंट शर्ट पहनना चाहते हैं, वो उनका फ्रीडम है, और हम अब यहाँ पे टी शर्ट पहने तो ये मेरा एक फ्रीडम है, ठीक है। तो लिबर्टी का ये मतलब है कि फ्री, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, बाधाओं से कि मतलब कम रहे बाधाएं, ठीक है। उसके बाद जब इवोल्यूशन की बात करते हैं लिबर्टी को जब समझने में, तो जो है कि उसकी लिबर्टी इज बीइंग इंटरचेंजली विद यूज्ड विद फ्रीडम। वही चीज़ है कि इसको बार बार हम लिबर्टी और फ्रीडम को एक तरीके से पढ़ते हैं। और हायक, HAYEK ने अपने एक किताब में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में ये कहा भी है कि लिबर्टी और फ्रीडम के दोनों के एक ही मीनिंग है। और लॉक ने भी डिफाइन किया कि वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी, क्योंकि इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ यूनिवर्सल वैल्यूज़। इट इज़ बिकॉज लिमिटलेस एंड रिस्ट्रेन फ्री लिबर्टी इज़ नॉट कंडक्टिव टू पीसफुल डेवलपमेंट। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ यूनिवर्सल नॉर्म्स हैं, कुछ नियम कानून हैं जिनको फॉलो करके ही हम एक पीसफुली समाज में रह सकते हैं। एकदम ऐसा समाज जिसमें किसी पे कोई भी बंधन नहीं है, एकदम फ्रीडम हो, तो उस केस में अनार्की हो जाएगा। उस केस में हम खुद ही अपना राइट नहीं पा पाएंगे। जैसे कि एक आदमी ये मेहनत करता है, उसने अपना एक घर बनाया, अब दूसरा आदमी अगर बिल्कुल फ्रीडम ही नहीं रहेगा तो दूसरा आदमी कहेगा ये घर भी मेरा है, जबकि ये सही नहीं है। एक पार्टिकुलर हमारे राइट है, किसी की वाइफ है, वो लीगली उसकी वाइफ है, तो ये नहीं कि कोई कह सकता है कि नहीं सबके लिए, मेरे लिए भी वही चीज़ सेम है। तो सबकी एक लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे रोड पे कोई चल रहा है तो ये एक आदमी का फ्रीडम है, लेकिन अगर हम ये कहें कि किसी के ऊपर कोई बाधाएं नहीं है, तो वो रोड खोद दिया, कहा कि रोड खोदना मेरा जो है कि फ्रीडम है, तो ये गलत है। रोड पे चलना और रोड ना खोदना, ये दोनों एक दूसरे से मिल के ही एक राइट टू मूवमेंट या राइट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर के इस अधिकार को हम पीसफुली पा सकते हैं। तो कई सारे थॉट्स भी लिबर्टी को लेकर रहता है। जब एंशियंट टाइम में हम पढ़ते थे तो उसमें सिटीजन नॉन सिटीजन में डिवाइड रहता था, फ्री एंड फ्री की बात होता था। ग्रीक सोसाइटी में लिबर्टी को कहा जाता था कि एक्टिव सिटीजनशिप। रोमन्स लिबर्टी को कलेक्टिव गुड कहते थे, कि फ्रीडम हो फॉरेन डोमिनेशन से, मतलब कोई बाहरी आक्रमण से हमको मतलब आज़ादी हो। और इंटरनल ऑपरेशन मतलब आंतरिक रूप से भी ये नहीं है कि दबाए जाए, जैसे कोई स्टेट है ये कहे कि तुमको ये नहीं पहनना है। जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जॉन है, उसने ये कहा है कि तुमको इसी तरह का हेयर स्टाइल रखना है। तो ये कहीं ना कहीं ये लिबर्टी नहीं शो करता है। ये एक आदमी की फ्रीडम है, ये भैया हम अपनी विचार रख सकते हैं, चीज़ें रख सकते हैं। पूरा स्टेट चाहे मीडिया कंट्रोल कर ले, तो ये लिबर्टी नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शन है लिबर्टी के उस पर। तो कई सारे ओपिनियंस हैं ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स के। जैसे सबसे पहले मार्टिन लूथर के बारे में बात करें तो उन्होंने लिबर्टी को रिलीजियस लिबर्टी से कनेक्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कॉन्साइंस, हम क्या सोचते हैं, हमारी अंदर क्या दिमाग क्या विचार हैं, उसको हम रिस्पेक्ट करें। तो फ्रीडम ऑफ वर्शिप की बात हुई। स्पिनोजा ने भी यही कहा कि जो हमारे विचार और हम प्रस्तुत करें वो सॉवरिन उसमें इंटरफेयर ना करे। रूसो का हम सभी जानते ही हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, जिसमें उन्होंने भी ये कहा कि सिविल लिबर्टी हो, जिसमें हम अपना राइट एक जनरल विल को देते हैं, उसके बाद हमको सिविल लिबर्टी मिलती है। तो
लिबर्टी फ्रॉम राइट की बात हो गई। यहाँ की बात करें तो दो तरह की लिबर्टी की भी बात करिए, सिविल लिबर्टी, नेचुरल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी में जो कि पॉजिटिव लॉज डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे सही से। नेचुरल लिबर्टी में हो सकता है कि ये डिसऑर्डिनेट रहें आउटलाइन में। तो लॉक कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में दो चीज़ कहता है। पहला ये कहता है कि हमारा बेसिक राइट हैं उसको प्रिजर्व और सिक्योर किया जाए, और दूसरा चीज़ ये कहता है कि जो रीजनेबल इंडिविजुअल्स हैं वो अगर हम जो है कि वो अगर आप बेसिक राइट और क्या कहते हैं कि सोसाइटी में आप प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, तो एक रीजनेबल इंडिविजुअल क्यों रहना चाहेगा सिविल सोसाइटी में जो गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो इसने दो चीज़ कही थी। पहली चीज़ ये कही थी कि पॉलिटिकल पावर हैज़ राइट टू मेक लॉज फॉर द प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि पॉलिटिकल पावर हमारा राइट है, राइट मिलता है उनको कि वो एक लॉ बनाते हैं कि जिससे हमारा प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन और कानून बन सके उससे रिलेटेड। दूसरे ट्रीटी में ये कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में लॉक कि पीपल्स मोरल राइट टू रिवॉल्व एक्टिवली अगेंस्ट अनजस्ट गवर्नमेंट, कि अगर जो गवर्नमेंट है जिसको ये पावर दिया गया है कि भैया तुम कुछ लॉ रूल्स रेगुलेशन बना सकते हो, अगर वो गलत तरीके से चल रही है तो उस केस में उसके खिलाफ हम रिवॉल्ट कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिबर्टी का बेसिकली आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप स्ट्राइक करते हो, आप गवर्नमेंट को कहते हो कि हाँ तुम कुछ उसने ऐसा बहुत कानून लेते आया जो बहुत समाज के लिए ख़राब है, तो उसके लिए बहुत बड़ा विरोध होता है। जैसे अभी ड्राइवर्स के लिए आया था हिट एंड रन में, तो उसके लिए ड्राइवर्स ने बहुत बड़ा रिवॉल्ट किया था। तो जम्मू में इस समय जो ये रोपवे बन रहा है तो उसके लिए लोग विरोध कर रहे हैं। तो अपनी राइट को रखने के अधिकार ये बहुत ज़रूरी है। तो ईसाई बर्लिन का बहुत कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की बात करता है। उसमें उन्होंने दो टाइप की लिबर्टी बताई, एक होती है निगेटिव लिबर्टी, एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी। तो जो निगेटिव लिबर्टी होता है उसमें ये कहता है कि किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस ही मत करो मेरे काम में, जिसमें कि आप कोई लीगल इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हो और फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, और ऑटोनोमसली जो मैंने मतलब सोचा है उसको आप प्रीफर करो। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में क्या कहता है कि प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन, कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेगा, और बिना रेस्ट्रिक्शन के इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं है तो सेल्फ रेस्ट्रिक्शन तो है, सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शन है, कुछ हमने भी अपने ऊपर बनाया है। जैसे कि कोई भी नियम कानून तभी चल सकता है जब सामने वाला भी उसको कोऑपरेट कर रहा है। जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास अधिकार है, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं, और दूसरा पार्टी भी कहता है कि हम भी तो पूरी तरह फ्री हैं, अगर बिल्कुल निगेटिव अगर एकदम कोई लिबर्टी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे तो उसके लिए भी ये भी कहना सही है कि हम अपने धर्म को हम ज़बरदस्ती भी थोप सकते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी का काम आता है जिसमें एक स्टेट, एक पावर अथॉरिटी जो है उसने एक नियम कानून ले आया जिसमें उसने कहा कि आप रिलीजन को अपने फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो शब्द है ना यही पॉजिटिव लिबर्टी है, जिसमें आप एक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हो, जिसमें आप ये कहते हो कि आप दूसरे पे अपना रिलीजन जबरदस्ती नहीं थोप सकते हो, यही राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 to 28 पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। जैसे रूसो थ्योरी ऑफ फ्रीडम की बात करता है, उसमें वो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है कि वंस कम्युनिटी एक्सरसाइज, जिसमें इसमें पॉजिटिव लिबर्टी में एक बहुत अच्छी टर्म है करेक्टिव कंट्रोल, करेक्शन, जो चीज़ मैंने कहा है करेक्ट करना। जैसे ड्राइविंग चीज़ें हैं, तो एक तो होता है कि ड्राइविंग करने का हमको भी अधिकार है, ए को भी अधिकार है, बी को भी अधिकार है, सी को अधिकार है। अगर जो नियम है जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट हैं उसके साथ हम चलते हैं तब तो सही है। लेकिन सोचिए अगर कोई नियम कानूनी नहीं रहेगा, ए चला रहा है गाड़ी नॉर्मल ठीक अच्छे से, दूसरा चला रहा है दारू पी के, तीसरा अपने 4 साल के बच्चे को स्टीयरिंग थमा दिया, तब ये तो तीनों के ही राइट को खराब कर रहा है। तो कुछ पॉजिटिव, कुछ रेस्ट्रिक्शन होना जरूरी है, जिसमें रूसो ने कहा द इम्पल्स ऑफ मेयर एपेटाइट इज स्लेवरी वेयर ओबीडियंस टू सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड लॉ इज लिबर्टी,
कैंट ने भी कुछ इसी तरीके का इसकी बात की थी, जिसमें उसने कहा था कि ज़बरदस्ती मतलब ब्लाइंडली नहीं चीज़ें की जा सकती हैं। कुछ आपको जो है कि फ्री बनने का मतलब है कि हम दूसरे को भी रैशनली बिहेव करें उसके साथ। और टी.एच. ग्रीन ने भी अपने एक ऐसे में ये कहा था कि स्पीक ऑफ फ्रीडम वी डू नॉट मेयरली फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेन और कंपल्सन, व्हेन वी स्पीक ऑफ फ्रीडम वी मीन अ पॉजिटिव पावर और कैपेसिटी ऑफ डूइंग और इंजॉइंग समथिंग एंड समथिंग दैट वी डू और इंजॉय इन कॉमन विथ अदर। कि फ्रीडम का मतलब ही यही है कि हम असली फ्रीडम का मतलब ये है कि हम कॉमनली इंजॉय करें, हम सबके साथ इंजॉय करें। जैसे ये ड्राइविंग है, ये तीनों हम कॉमनली इंजॉय कर पाएंगे तभी जब कुछ नियम कानून के साथ हम चले। अब जैसे कि अब गाड़ी आ रही है, चौराहा है, तो चौराहे पे सब अगर कोई ट्रैफिक नियम कानून कुछ नहीं है तो सब एक ही साथ चलेंगे तो वो तो ऐसा जाम भी ऐसा ट्रैफिक भी लग सकता है कि कभी जीवन में ही वो ट्रैफिक सॉर्ट आउट ही ना हो। तो इन सॉर्ट आउट को ख़त्म करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। और भी पॉलिटिकल थिंकर्स की लिबर्टी को लेके बातें रखी गई है, जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेन को ही लिबर्टी कहते हैं, जिसमें सेल्फ डेवलपमेंट की बात किया गया है और अपने फ्री विल की बात किया गया है। उसके बाद जो है कि कार्ल मैनहेम ने कहा कि क्लास डिस्टिंक्शन जो होता है वो आपके फुल इंजॉयमेंट ऑफ फ्रीडम में रोक लगाता है। और F.A.V. हायक ने, फ्रेडरिक ऑगस्ट वॉन ने अपनी एक किताब निकाली थी जिसका नाम था द रोड टू सर्फडॉम, जिसमें उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ मीनिंगलेस विथआउट इकोनॉमिक फ्रीडम। इसमें उन्होंने इकोनॉमिक फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हमें अपने मन का काम करना चाहिए। एनार्की जो होते हैं, एनार्किस्ट जो कि उनका तो मेन यही है ही प्रिंसिपल ही है कि भैया फ्रीडम बिल्कुल, लिबर्टी बिल्कुल फुल होना चाहिए। जैसे कि क्रॉप्टिकिन ने कहा है कि एक सोसाइटी के डिज़ायर से उन्होंने एक सोसाइटी की कल्पना जिसमें की है जिसमें पूरी तरीके से एक फ्रीडम हो, जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो। इसके बाद से फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की भी बात करता है। इसमें ये कहता है कि जो पैट्रियार्कल सिविल सोसाइटी है, जिसमें कि मेंस को कहा गया है कि आपको इंजॉय इक्वल सेक्सुअल एक्सेस टू वुमेन, जिसमें हम कि मतलब सारी महिलाओं को इसमें एक इनका ये कहना है कि जो सोशल ये जो लिबर्टी की बात अभी तक कही जा रही थी उसमें महिलाओं को सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है, एक सब्जेक्टिव नेचर से देखा जाता है, और जो सिविल फ्रीडम है वो एक मैस्कुलिन एट्रीब्यूट है। उसके बाद मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम लिबर्टी की बात करें तो मार्क्सिस्ट का तो सोशियो इकोनॉमिक की बात करता है कि जब तक कैपिटलिस्ट रहेंगे ये हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये हम पे रिस्ट्रेन करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि एलिनेशन ऑफ मैन एज द मोस्ट प्रोमिनेंट डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म, कि हम जो है कि अगर अकेला रहेगा मानव तो वो अपने आप को उतनी अच्छे से इंजॉय फ्रीडम कभी कर ही नहीं सकता है, वो कभी फ्रीडम को इंजॉय कर ही नहीं सकता है। और जो कैपिटलिस्ट हैं, जो कैपिटलिज्म है, वो आपके एलिनेशन ऑफ मैन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, जो बहुत ही ज़्यादा डिह्यूमनाइजिंग है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।